जिस जगह पर इस समय मैं खड़ा हूँ, ये जगह एक बहुत लंबे अरसे तक इतनी ज़्यादा माओवाद ग्रसित जगह थी कि यहाँ पर शायद ही कभी सुरक्षा बलों ने कदम रखे होंगे। उस दौर में बीजापुर जिले का आवापल्ली ब्लॉक है, उसूर ब्लॉक। आवापल्ली ब्लॉक मुख्यालय से बमुश्किल शायद 5 से 10 किलोमीटर की दूरी होगी इस गांव तक पहुंचने की, लेकिन सड़क के नाम पर यहाँ पर ये इस तरह के गड्ढों से भरा हुआ एक, इसे क्या नाम देना पसंद किया जाए, इसे क्या नाम दिया जाए, ये इसे तो पगडंडी कहना भी मुश्किल है, लेकिन पगडंडी सही नाम है। आप इस तरफ देखिएगा, जिस पहली तस्वीर को आपने देखा था जिसे हम पगडंडी का नाम दे रहे, वो पगडंडी आपको गड्ढों से भरी हुई इसलिए दिखाई दे रही है, यहाँ पर बरसात के दिनों में ट्रैक्टर पहुँचे थे ताकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, वो अपने खेतों में किसानी कर सकें, जुताई कर सकें। शायद इसलिए यहाँ पर ट्रैक्टर आए हुए थे। ये गड्ढे बताते हैं, ये सबूत हैं कि ट्रैक्टर यहाँ आए हुए थे। जिस रास्ते पर शायद किसी ऐसे व्हीकल का आ पाना मुश्किल हो जाए, लगभग असंभव से रास्ते पर आज उस शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए इन गाड़ियों को देखिएगा आप। ये सारी गाड़ियां एसयूवीज हैं और स्कॉर्पियोज की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। इन गाड़ियों में यहाँ के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और जो सुरक्षा बलों के अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरफ वो काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, वीर सपूत को नमन किया जा रहा है। ये वो तस्वीर है और ये तब की तस्वीर है जब माओवादी लगातार सरेंडर कर रहे थे, लगातार आत्मसमर्पण कर रहे थे, और हिड़मा के मारे जाने के ठीक पहले तक आज जिस बटालियन से लोहा लेते हुए ये 3 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हो गए, उस बटालियन के भी सरेंडर किए जाने की खबरें वायरल हो रही थी कि हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि देवा बटालियन के साथ या बटालियन के बहुत सारे सदस्यों के साथ मुख्य धारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण कर सकता है। लेकिन इसके पीछे के मनोविज्ञान को अगर आप समझने की कोशिश करें कि आखिर वो क्यों नहीं लौटा और उसने फिर दोबारा लोहा लेने की क्यों सोची होगी, क्यों लड़ने की सोची होगी, तो आपको एक सुस्पष्ट कारण निकल कर सामने आता हुआ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं हिड़मा के प्रति जो सहानुभूति, जो हमदर्दी उसके मारे जाने के तुरंत बाद से देखने को मिली थी, बहुत मुमकिन है कि नक्सलियों ने इस बात पर अमल किया होगा कि आज अगर इतनी बड़ी पब्लिक हिड़मा की मौत को समर्थन दे रही है, सहानुभूति दे रही है, उसके प्रति हमदर्दी प्रकट कर रही है, तब शायद उन्होंने मर जाने को ही या लड़ने को ही सही रास्ता समझा होगा, शायद हथियार डालने को उन्होंने कायरता समझा होगा। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बाद जो कुछ भी निकल कर आया, वो एक बार फिर बस्तर के 2 भाई आपस में लड़ गए और एक भाई फिर से मारा गया। इस तरह से कितने ही भाई बहन बस्तर के इन्हीं जंगलों के एक ही परिवार के आपस में लड़ करके मारे जा रहे हैं लगातार। और ये जो घटनाक्रम घटा है, इस घटनाक्रम के बाद नहीं लगता कि जवान जिस तरह से नारे लगा रहे थे, जिस तरह से गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जितने दुखी दिखाई दे रहे थे, इन जवानों के उस हौसले को, उस दुख को, उस क्रोध को देखते हुए लगता ही नहीं है कि अब माओवाद को छोड़ा जाएगा, नक्सलियों को छोड़ा जाएगा। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके पास ये रास्ता छोड़ा जाएगा कि आ जाओ और सरेंडर कर लो, ऐसा तो लगता ही नहीं है। ये तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे चलेगी। यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ टीआई आए हुए हैं, यहाँ एसडीओपी मौजूद हैं, और इस तरफ में आप देखेंगे शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। टूट कर बिलख कर रोती हुई महिलाओं की तस्वीरें हम जब अपने कैमरे में कैद कर रहे थे तो खुद ही मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं भावुक होने लग गया था और मैंने शायद कैमरे का काम भी रोक दिया था। और ये तस्वीरें
भावुक कर देती हैं, इसीलिए मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। यहाँ इसी गांव के ग्रामीण हैं, युवा हैं। क्या नाम होगा दादा? संतोष इरपा। संतोष इरपा। संतोष भैया जानते थे? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। कब से जानते होंगे? 2000 से। साल 2000 से। हाँ उस समय मेरा जन्म हुआ था, तो मेरी पहचान 2014-15 से हुई है। यहाँ की निवासी हूँ और यहाँ का पेरमा भी हूँ। पेरमा भी है। हाँ। तो हमको एक बात पता चली थी कि जो भैया हैं पहले माओवादी थे, फिर उसके बाद सरेंडर किया उन्होंने, फिर जो है सुरक्षा बलों में शामिल हुए, डीआरजी के जवान बने। तो ये कैसे ये सब कुछ हुआ, क्या आप बता सकते हैं? एक्चुअली में उस समय हम भी यहाँ नहीं रहे, हम भी थोड़ा बाहर के वातावरण के हिसाब से हमारा जो एजुकेशन है बाहर में चला है। हम भी यहाँ आए तो 2016-17 के हम खुद यहाँ आए गाँव में वापस रिटर्न, क्योंकि उस सब के जो 2005-6 का जो दशक था ना, कुछ हद से बढ़कर था। सबका एक माहौल था कि जीना खाना है, तो हम भी घर से बाहर थे, है ना। जब आए तो पता चला कि संगठन में जुड़े थे, फिर वापस आए। जब वापस आए तो फिर घर में आपसी ही चहल पहल हुआ, तो उसके दौरान फिर वे आवपल्ली में जाके निवास किए। वहीं से डीआरजी के तहत जो भी इनका पोस्ट कोर्सिंग था, अपनी काबिलियत के तहत निर्यात है ना। और आज सुबह मुझे पता चला कि कहीं ऑपरेशन के जरिए इनका डेथ हुआ है। उससे ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं। और रही बात तो एजुकेटेड पर्सन है, मेरे हिसाब से तो मिनिमम 10th क्लास तो पास आउट हुए होंगे। मैं खुद यहाँ का ग्रेजुएट पर्सन हूँ। यहाँ बहुत से युवा है जो ग्रेजुएट है, और यहाँ से बहुत से लोग हैं जो डीआरजी में, सीआरपीएफ में, ऐसे कई जवानों में काम कर रहे हैं, जो कार्यरत है। शुभ नाम क्या बताया था? संतोष। संतोष भैया, आप ग्रेजुएटेड हैं और गांव के पेरमा मतलब पंडित गांव के प्रमुख पुजारी है ना। तो इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ये जो घटना है ना, ये कोई नॉर्मल तो हमारे लिए तो हम बात नहीं है, क्योंकि बचपन में जब हमारा इसी संघर्ष से गुजरा है, जो कि खुद हमारा माता पिता दो भैया नक्सलेट के जरिए ख़त्म हुए, हमारी मम्मी के उजार का ख़त्म हुए। हम भी अपना 3 परिवार खो चुके हैं इसी घटना के तहत। और उसके बाद ही हम यहाँ से गाँव से बाहर निकले। हाँ खुद मेरा परिवार है, मेरा पापा, 2 भैया इसी गाँव। कैसे हुआ था वो सालवा के था, जो जैसे कि गांव का मुखिया है उनको टारगेट करके किया गया था। अभी नॉर्मली देखा जाए तो मैं भी एक प्रकार से मुखिया ही हूँ, गांव का मेन आदमी। अभी वो थोड़ा सा क्या है, हम अपना एजुकेशन लेके आए और गांव का परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। इसके जो मेन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं हमारे भैया ही हैं। इससे पहले कभी झंडा नहीं फहराया जाता था, अभी 2 साल से यहाँ पर झंडा फहराया जाए, तिरंगा। हमारा भैया ही डेवलप कर रहे हैं इसको, राजा राम वीरपुर। अच्छा। ये माओवाद का प्रभाव इस गांव में बहुत ज़्यादा था पहले। 2005-6 की तुलना में यहाँ माओवाद की जो जनसंख्या बहुत अधिक थी, और उसी प्रकार का एक भय था यहाँ। अब जिसको जीना रहा गांव में रहे, जिसको नहीं जीना है और बाहर के वातावरण में जीना है तो वो बाहर में जिए। जिसको जैसा अनुकूल मिला, जैसा वातावरण मिला, उस बेस पे वे एक अवतरण हुए हैं। बाकी गांव का परिवर्तन जो है 2018 से हुआ है। जब हम गांव वापस आए तो जो एजुकेटेड पर्सन थे वो आगे आए, नया युवा। इनका नाम रमेश भैया ना? हाँ रमेश सोढ़ी। उनका फैमिली है पूरा नागेश सोढ़ी है ना। उनका भाई मन है, अर्जुन है, लक्ष्मण है, पूरा परिवार है उनका। कितने सदस्य हैं उनके परिवार? होंगे अगर कुल मिला एक घर में 7-8 सदस्य है। एक मम्मी पापा के 6 भाई कुछ रहे होंगे। भूतपूर्व लक्ष्मी सोढ़ी जो कि हमारे सरपंच रहे 2007-8 के आसपास, उनके हस्बैंड नागेश सोढ़ी देख सकते हैं। उस तस्वीर को एक बार दिखाइएगा रौनक भैया, देख लीजिए। उनका पूरा परिवार है, फैमिली है। उनकी शादी हुई? हाँ शादी हुई, सबकी शादी हुई है। केवल एक बच्चा है किशोर, वो अभी एजुकेशन में है। ये रमेश भैया की शादी हो चुकी है? हाँ उनके बच्चे हो चुकी है। बच्चे हैं। कितने बच्चे? उसका तो क्या है ना, आवपल्ली में है, दूसरी शादी भी किए थे। दूसरा शादी को तो मेरे हिसाब से 2 बच्चे हैं बोलते। बड़ी वाले की एक बेटा भी है। हमारे आदिवासी परंपरा में तो ये सामान्य बात है। ये सामान्य बात है, कोई इसमें सामान्य बात नहीं, ये सिचुएशन बेस पे डिमांड रखता है ना। नहीं, एक लंबे समय तक ये चीजें सामान्य ही थी। तो यहाँ अभी क्या हमें जो सख्त जरूरत थी वो है मार्ग की। एक मुख्य मार्ग तो होनी चाहिए, जैसे अति आवश्यक रूप से एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं हो पाती। मेन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। मैं
जब ये बोलना भी शुरू किया ना मुफ्त मार्ग ही नहीं रहा तो फिर ऐसे सुविधाओं को कोई फायदा नहीं है, बहुत सही। है ना। फिर बाहर आप जाके बताओगे कि मेरा गांव एजुकेटेड है, खुद मेरा भाई एमबीबीएस कर रहा है, बताओ। हाँ। छोटा भाई हाँ। मेरे से बड़ा वाला कहाँ डॉक्टर पर है, कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? महासमुंद में कर रहे हैं, एक ऐसा एक क्वालिफाइड किए हैं। एक ऐसा गांव जहां पर माओवाद का ऐसा प्रभाव था कि यहां से एक समय तक के बाहर निकलना भी मुश्किल था माओवादियों की अनुमति के बगैर। आज यहां के युवा जो हैं ग्रेजुएटेड हैं। आपने क्या करा है? मैंने फार्मेसी लाइन पे किए हैं, हाँ। मैंने पैरामेडिकल किए हैं, लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी। बदलाव की तस्वीर आपको इस दुख की घड़ी में जहां पर एक तरफ शव उठ रहा है, उस गांव से जिस गांव में एक समय तक के बगैर परमिशन के आप कुछ भी नहीं कर कुछ भी सकते नहीं कर थे। माओवादियों की परमिशन के बिना आप बाहर भी नहीं निकल सकते थे। आज वहां उस गांव से जो पिरमा हैं वो ग्रेजुएटेड हैं, संतोष भाई। और मैं ही नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं, प्रकाश सूर्य है, रशियन लैंग्वेज किए हैं, मेरे भैया है बीएससी नर्सिंग किए हैं, अभी उनका पोस्टिंग है कांकेर में। मेरा छोटा भाई भी है, एमबीबीएस कर रहा है, और बहुत से लोग ऐसे जो पढ़ाई कर रहे हैं, नीट क्वालिफाइड कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एम्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, कर सकते हैं। अभी क्या रमेश भैया के परिवार से रमेश भैया के परिवार से अभी उनका बेटा भी स्टडी में है, उनका भाई है किशोर, वे भी स्टडी कर रहे हैं, 12th पास आउट है। फिलहाल तो अभी मैकेनिकल का ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कोई बेसिक कोर्स नहीं है, एक जीने खाने का जरिया जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। इस तमाम बातचीत में मुझे बार बार उनके बच्चों का ख्याल खाया जा रहा है। भले ही मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस उम्र में होंगे बच्चे, बहुत से लोग उनके रमेश भैया के बच्चे इस उम्र में एक आध हैं। एक्चुअली में मैं देखे 2 साल से नहीं। देखा नहीं हूँ, गाँव में नहीं ठीक। रहते रहे। लेकिन एक बच्चा, आपको शायद अगर वो वीडियो होगा तो हम जरूर स्क्रीन पर लाएंगे, एक बच्चे की तस्वीर अपने पिता से लिपट कर रोते हुए शायद मैंने कैप्चर की है। मैं कोशिश करता हूँ उसे आपको दिखा सकूं। ये तस्वीर विचलित कर रही है। भले बातचीत के दौरान संतोष भाई हमें जानकारी दे रहे हैं, वो खुद ग्रेजुएटेड हैं, यहाँ के बहुत सारे युवा पढ़े लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से 2 पत्नियों का सुहाग छिन गया, उनके बच्चों के सर से पिता का साया हट गया, ये तस्वीर दुखद है। इस दुख को महसूस करना कोई सरल काम नहीं, इस दुख को समझ पाना कोई सरल काम नहीं है। काश माओवादी इस बात को समझ पाते कि उनके हथियार पकड़कर लड़ाई लड़ने की एक जिद ने कितने घर, कितने परिवार, कितना सब कुछ उजाड़ दिया है। काश ये समझ पाते। ये बहुत बड़ा सवाल है और विस्तार न्यूज आज इस सवाल को उठा रहा है। ये हर उस जिम्मेदार शख्स को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए इस सवाल को कि क्या वाकई मैं मानव होकर मानवता का धर्म निभा पा रहा हूं। मैं युकेश चंद्राकर हूं और इस समय मैं पुन्नूर में मौजूद हूं, उस पुन्नूर में जहां पर एक जवान की शहादत के बाद उसकी अर्थी उठाए जाने की तैयारी चल रही है।